हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन पार्ट 2 करने जा रहे हैं बच्चों। कुछ हम लोगों ने चीज़ें अभी तक हड़प्पा की डिस्कस कर ली थी, कुछ रिमेनिंग चीज़ें रह गई हैं, कुछ और भी रह जाएगा इसके बाद जो हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। हम लोग स्पेसिफिक फीचर्स देखने वाले थे। हम लोगों ने स्पान और उसकी डेट्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लिया था और अब हम देखने वाले थे कि ऐसी क्या खास बात है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन वर्ल्ड की इस मोस्ट स्पेसिफिक सिविलाइजेशंस में आती है। इक्विलेंट ये सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक है। ऐसे कौन से फीचर्स इसको स्पेसिफिक बनाते हैं? ऐसा क्या हुआ कि इंडियन हिस्ट्री में जब हड़प्पन सिविलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुई तो पूरी क्रांति हो गई? कैसे एकदम से इतनी एडवांस और मॉडर्न सिविलाइजेशन इंडिया में पाई गई कि बहुत दिनों तक अंग्रेज इतिहासकार उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाए? ऐसे कौन से रीजंस थे, ऐसी कौन सी विशेषताएं थी? आज के लेक्चर में हम लोग यही सब देखने जा रहे हैं बच्चों। आई होप कि आप लोगों को इंग्लिश में और किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई इशू आ रहा है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे अलग से बात कर सकते हैं। ओके, द फर्स्ट स्पेशल फीचर हेडिंग डालिएगा। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो प्रमुख विशेषताएं लिखें। और फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वेल प्लान्ड टाउनशिप, इसको आप लोग लिखिएगा सुनियोजित नगर। सुनियोजित नगर। अब देखिए वेल प्लान टाउनशिप क्या होती है। एक तो शहर होता है जो कहीं भी बसता जाता है नेचुरल वे से, हम जहाँ भी चाहें वहाँ घर बना लेते हैं, जहाँ चाहे अपना बिजनेस, तो वो एक बसाहट जो होती है वो अनसिस्टमैटिक होती है। लेकिन प्लान्ड सिटी कौन सी होती है? जैसे आप लोगों ने चंडीगढ़ और भिलाई का नाम सुना होगा कि इंडिया की प्लान्ड सिटीज़ हैं। प्लान्ड मतलब इनको प्लान करके व्यवस्थित बनाया गया कि यहाँ पे रहवासी एरिया होगा, यहाँ इंडस्ट्रीज़ होंगी वगैरह वगैरह। सो फर्स्ट प्लान्ड सिटी का अगर हम लोग को एग्जाम्पल ढूंढना है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड तो हड़प्पा की सभ्यता हमको इसमें दिखाई देती है। तो क्या क्या ऐसे फीचर थे जो उसको प्लान्ड सिटी की कैटेगरी में लेकर के आ रहे हैं हम देखेंगे। और वन बाय वन जैसे जैसे हम देखेंगे वैसे वैसे हम ये समझ जाएंगे कि प्लान्ड सिटी से क्या तात्पर्य है। Number one is the main streets were wide as 10 meters and intersected each other on the right angles. जो मुख्य सड़क थी वो 10 मीटर लंबी थी और एक दूसरे को 10 मीटर चौड़ी थी और एक दूसरे को राइट एंगल पे। आप लोग इसको समझने के लिए फ्रीगंज जो है उज्जैन को सो ध्यान रख दे करके सोचें तो हर सड़क जो है 90 डिग्री पे कटती है उज्जैन में। तो ये जो 90 डिग्री में फ्रीगंज की बसाहट है, चूँकि प्लान्ड तरीके से उसको कमर्शियल बनाया गया था तो वो चीज़ें हम एक रफ इमेजिनेशन कर सकते। तो राइट एंगल पे 10 मीटर सड़कें वाइड थी और राइट एंगल पे या सम कोण पे एक दूसरे को काटती थी। द सेकेंड वन, ऑल द हाउसेज हैड द सेम प्लान, अ स्क्वायर कोर्टयार्ड एंड अ रूम अराउंड इट। लगभग सभी घरों का जो आर्किटेक्ट प्लानिंग है वो एक जैसा था। जितने भी बीच में एक स्क्वायर शेप का वर्गाकार जो मैदान जैसा घर के अंदर मैदानी आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे बने हुए होते थे। इन मोहनजोदारो अ सिटाडेल along also found, which was a raised part surrounded the city. Inside the city all the wealthy merchants and priests lived. देखिए मोहनजोदारो में सिटाडेल, जब भी हम कहेंगे सिटाडेल को हिंदी में हम किला कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तात्पर्य उस तरह के किले से नहीं है जिसका कि हम लोग आजकल देखते हैं। बट यस, ये जो हिस्सा था ये थोड़ा नगर से ऊंचा था मोहनजोदारो का और चारों तरफ एक फेंसिंग जैसी थी जिससे कि सिक्योरिटी मिले किन लोगों को, जो कि समाज के बिल्कुल की पर्सन्स हैं, लाइक मर्चेंट्स जो कि पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन एंड पूरा ट्रेड और सब कुछ देख रहे हैं, और प्रीस्ट जो कि वहाँ के धार्मिक कार्यों को देख रहा है। तो ये लोग बड़े प्रोमिनेंट थे और इनकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ से एंड सम रूलिंग अथॉरिटी ऑल्सो लिव्ड इनसाइड द सिटाडेल। तो ये सभी चीज़ें हमें मोहनजोदारो के उसमें दिखाई देती हैं। सम अदर फीचर्स आर, नंबर 3 पे लिखिए, ऑल द हाउसेज आर ऑल्सो मेंटेनिंग क्लीनलीनेस। सफाई या स्वच्छता हड़प्पा की एक विशेष पहचान है। उसके लिए वो क्या क्या कर रहे हैं देखिए। नंबर 1, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, विंडो मतलब कि जो जल निकासी सिस्टम, जल का कौन सा निकासी, जो नाली के रूप में निकासी सिस्टम है वो बहुत उत्कृष्ट है। अब उत्कृष्टता किस तरह की है वो मैं आप लोगों को अपनी डिस्कस करेंगे उस दिन बताऊंगी। विंडोज़ ऑफ द हाउस इज़ नॉट ओपनड ऑन द मेन रोड। किसी भी घर की खिड़की जो है वो मुख्य मार्ग पर नहीं खुल रही।
Every house had a well of water supply and cleanliness. हर घर में एक वेल है जो कि वाटर सप्लाई की भी पूर्ति कर रहा है और सफाई की भी पूर्ति कर रहा है. ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो ऑल्सो इम्प्लाइज द क्लीनलीनेस. मोहनजोदारो में जो बड़ा सा ग्रेट बाथ जिसको कहा जाता है, बड़ा स्नानागार जो मिला है, वो भी कहीं ना कहीं धार्मिक रिचुअल्स में सफाई का क्या महत्व है इस बात को दिखा रहा है. बच्चों केवल इतना ही नहीं है, वी विल डिस्कस ऑन माई लेक्चर व्हाट वर द स्मॉल फीचर्स, मतलब ऐसी सूक्ष्म चीज़ें से सफाई की भी उन लोगों ने ध्यान रखी हुई थी, उसको मैं आप लोगों को अपने लेक्चर में बताऊंगी. तो अब ये इसके बाद देखिए द नेक्स्ट वन. यस, दिस इज़ द सेकेंड फीचर. देखिए फीचर्स बताने का भी एक तरीका होता है. जो आपको बहुत सारी विशेषताएं होती है, लेकिन जो बेस्ट विशेषता होती है वो पहले बताई मैंने, सबसे अच्छा नगर नियोजन. उसके बाद आ जाइए इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार. देखिए व्यापार होता तो शायद इतना डिस्कस नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड है इसलिए इसको डिस्कस किया जाता है. साथ ही ये ट्रेड जो है वो उस समय इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है जब बार्टर सिस्टम है. बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय विधि है, तब भी इंटरनेशनल ट्रेड किया जा रहा है. ये अपने आप में बहुत स्पेसिफिक चीज़ है. उसके क्या की फीचर्स थे वो सारे हम लोग देख लेते हैं. हड़प्पा सिविलाइजेशन इज़ नोन फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड. हड़प्पा सभ्यता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जानी जाती है. दे एक्सपोर्टेड मैनी आइटम्स लाइक कॉटन, स्पाइसेस, परफ्यूम, सैंडलवुड, ज्वेलरी टू कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन. ये लोग बहुत सारे जो आइटम हैं जैसे कि कॉटन है, मसाले हैं, परफ्यूम है, सैंडलवुड, इन सबको मेसोपोटामिया और दूसरी इजिप्शियन और दूसरी मिडिल ईस्ट की सिविलाइजेशन को एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे, भेजते थे. दे इम्पोर्टेड गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट. ये वहाँ से क्या मंगवा रहे हैं? दे इम्पोर्टेड सोना, चांदी, प्रीशियस स्टोन, जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं जिससे कि ये लोग बीड वगैरह बना रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट से मंगवा रहे हैं. और अभी आप आगे देखेंगे कि इन्हीं बीड से हार बनवा करके ऑर्नामेंट के रूप में उनको बेच भी रहे हैं वापस. सील्स आर द मेन सोर्स टू रिवील द ह्यूज इंटरनेशनल ट्रेड विद द नेबरिंग कंट्री. किससे पता चला? सील से. हम लोगों ने इसको पहले भी डिस्कस किया है. सील्स के द्वारा हमें ये पता चला कि नेशनल ट्रेड तो हो गई, नो डाउट. इंटरनेशनल ट्रेड में सील्स का क्या उपयोग है ये, या इस इंटरनेशनल ट्रेड किस लेवल पे था, ये सारी चीज़ें हमें सील से पता चलता है. द थर्ड थिंग इज़ आर्टिस्टिक स्किल्स. देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें मिली हैं जो कि इनके आर्टिस्टिक होने का बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्रोत बन जाती हैं. जैसे स्कल्पचर लाइक प्रीस्ट एंड द मदर गॉडेस आर सम एग्जाम्पल ऑफ टेराकोटा फिगर. जो प्रीस्ट की मूर्ति है जो कि बहुत स्पेसिफिक है, मेरे अगले लेक्चर में हो सकेगा तो मैं उसको आपको दिखाने की कोशिश करूँगी. मदर गॉडेस की कुछ मूर्तियों को आप लोगों को दिखाऊंगी. ये टेराकोटा से बनाई हुई मदर गॉडेस थी जिसको कि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में मिलती हैं. इसीलिए सोसाइटी, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो मातृ सत्तात्मक सोसाइटी भी कही जाती है ऑन दिस ग्राउंड, क्योंकि ये बहुत सारे स्कल्पचर मदर गॉडेस के प्राप्त हुए. नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज स्टेचू of dancing girl of Mohenjo-daro is a good example of woman ornaments and hair style. देखिए एक ब्रॉन्ज की मूर्ति मिली है जिसको कि डांसिंग गर्ल कहा था, और डांसिंग गर्ल यानी नृत्य रत मुद्रा में एक लेडी, और इस मोहनजोदारो से प्राप्त इस स्कल्पचर में वुमन ऑर्नामेंट्स और हेयर स्टाइल और नृत्य के प्रति उनकी रुचि, ये 3-4 चीज़ें हमको पता चलती हैं. उनकी मेटलर्जी, उनको कास्टिंग करके बनाने की टेक्निक पता होना भी हमको इस स्टैचू से पता चलता है. द नेक्स्ट इज टॉयज ऑफ द टेराकोटा एंड पॉटरीज ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर आर्टिस्टिक स्किल. सम टॉयज बच्चों के लिए बुल के टॉयज और बैलगाड़ी वगैरह, या ऐसे बहुत सारे टॉयज वो बनाते थे टेराकोटा के. एट द सेम टाइम पॉटरीज, एट द सेम टाइम बीड्स, जो कि नहीं लिखा है इसमें, बीड्स मन के, ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स को बताते हैं. इसके बाद देखिए ये हम वन बाय वन उन चीज़ों के नंबर. नेक्स्ट इज रिलीजन, धर्म. धर्म की क्या खास बातें थी? देखिए दे स्टार्टेड आइडोल वर्शिप स्पेशली मदर गॉडेस फाउंड इन द ग्रेट नंबर. देखिए मैंने अभी आपको बताया सोसाइटी कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, उन मदर गॉडेस की मूर्तियों के आधार पे रिफ्लेक्ट हो रही है. इसका मतलब ढेर सारी मदर गॉडेस की मूर्तियाँ जो थी मिल रही हैं, जिससे समझ में आ रहा है कि वुमन ओरिएंटेड सोसाइटी है. यहाँ पर
महिलाओं के आधार पर शासन किया जा रहा है या महिलाओं के आधार पर चल रहा है। सिमिलरली दे ऑल्सो वर्शिप लिंगा ऑफ द शिवा दैट इज़ कंटिन्यूड इवन एट द प्रेजेंट टाइम। शिवलिंग जिसकी संकल्पना आज भी है, इसकी भी शुरुआत वहाँ पर दिखाई देती है और ढेर मात्रा में हमें छोटे बड़े हर तरह के शिवलिंग प्राप्त होते हैं। Next one is Pashupat Shiv seal denotes that yogic posture and Shiva like God are also worshipped। देखिए जो सील के ऊपर पाशुपत जो मैंने पिछले उसने स्लाइड में आपको दिखाई भी थी, उससे हमें पता चलता है कि उनके यहाँ योगी पूजा या यौगिक मुद्रा या पाशुपत शिव की जो अवधारणा है वो भी हमको। अब शिव ही क्यों कहा? क्योंकि उस सील में आप देखिएगा आसपास हमें बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं और वो एनिमल कहीं ना कहीं शिव से या शैव धर्म से रिलेट करते हैं, सो दैट उसको फिर पाशुपत शिव मान करके ये टाइटल पाशुपत शिव सील ऐसा टाइटल दिया गया। They also believe on the life after death. They placed some belongings of the dead body in the graves। देखिए जो ये लोगों को मृत्यु के बाद भी जीवन है, इस अवधारणा में भी विश्वास रखते थे बच्चों, जस्ट लाइक इजिप्शियन कल्चर। लेकिन वो लोग ममीफिकेशन करते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ग्रेव्स में बॉडी के साथ वो सारी चीज़ें जो वो व्यक्ति यूज़ करता था रख दी जाती थी, ये सोच करके कि ये व्यक्ति जब भी जिंदा होगा या उसके दूसरे लोक में भी इन चीज़ों को काम में आएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज सोसाइटी, समाज। किस प्रकार का समाज था या जो हमें फाइंडिंग है उससे हमें किस तरीके से समाज की जानकारियाँ मिल रही हैं। नंबर 1 जो चीज़ हमने अभी देखी फीमेल ओरिएंटेड सोसाइटी थी मेनली। उसके अतिरिक्त मेनली सोसाइटी वॉज डिवाइडेड अमंग 3 मेजर ग्रुप्स। देखिए 3 प्रमुख ग्रुप्स में बढ़ता हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ जगहों पे हमें 2 प्रकार के नगर मिल रहे हैं, कुछ जगहों पे 3 के, लेकिन जो मैक्सिमम है हम लोग उसकी बात करते हैं। पहला ग्रुप था प्रीस्ट का और रूलिंग ग्रुप था। ये रूलिंग ग्रुप किस तरीके का था ये बहुत अधिक क्लियर नहीं होता, लेकिन ये समझ में आता है कि ये लोग मिल करके कोई एक सभा टाइप की बना लेते थे और उससे रूलिंग किया करते होंगे। लेकिन डेफिनेटली एक रूलिंग अथॉरिटी तो ज़रूर थी, क्योंकि जो यूनिफॉर्मिटी इन द हाउसेस देखने में आई है वो एक सामान्य बात नहीं हो सकती, इसका एक नियम बनाया गया था, इसीलिए वो ये समानता में देखने में आती है। दूसरा ग्रुप है मर्चेंट्स का, क्राफ्ट्समैन का। मर्चेंट्स वो जो व्यापार कर रहे हैं, क्राफ्ट्समैन जो कि क्राफ्ट बना रहे हैं या शिल्प बना रहे हैं, चाहे वो पॉटरी के रूप में हो, चाहे वो कांसे की मूर्ति के रूप में हो या बीड्स मेकिंग के रूप में। तो ये दोनों जो तीनों चारों विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट्स उस समय प्रचलन में थे, उसको लेकर के और मर्चेंट्स को लेकर के सेकेंड ग्रुप बन रहा है। तीसरा वर्ग जो था, तीसरा वर्ग 3rd क्लास थी, वो है लेबरर्स की। लेबरर्स या श्रमिक हैं जो कि निश्चित रूप से अनाज को ढोने में और सब चीज़ों में लगातार बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं। इनके बगैर बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे करना बहुत मुश्किल था। ट्रांसपोर्टेशन में इनका बहुत बड़ा रोल रहता होगा। तो वो वाला क्लास जो है वो तृतीय वर्ग में हमको दिखाई देता है। After that, they were using versatile hairstyle and ornaments for the makeup. They were using काजल, पाउडर, कॉम एट्सेट्रा। मतलब जितना संपन्नता होगी वो उनके कहीं ना कहीं मेकअप में और उनके दूसरी सामग्रियों में दिखाई देगी। कोई भी सभ्यता हो वो सारी चीज़ें हमको हड़प्पा में दिखाई दे रही हैं। For amusement, they were playing with the dice, fishing, hunting, music and dance are also some means of amusement। देखिए मनोरंजन के लिए वो कुछ चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे पासा, जो पासा आज हम लोग डाइस के रूप में यूज़ करते हैं डिफरेंट गेम्स में, बोर्ड गेम्स में, वो लोग अब उस समय यूज़ कर रहे थे, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। इसी तरह फिशिंग, हंटिंग यानी कि मछली मारना, शिकार करना और नृत्य करना, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें उनके मनोरंजन के साधनों में पाई जाती थी। बच्चों अब ये एक प्रश्न जरूर उठता है कि ये सारी बातें कहाँ से पता चलती हैं, तो निश्चित रूप से ये हमें इन्हीं जो स्रोत हैं हमारे उनसे पता चलता है। बच्चों उसके बाद आती है आर्थिक स्थिति या इकोनॉमी। इसमें इकोनॉमी में हम लोग देखते हैं कि सम एग्रीकल्चर, जो कि वो लोग कुछ मेन क्रॉप्स थे जो कर रहे थे, वीट, राइस, बार्ले, मस्टर्ड, सीसम, मिलेट, जैसे कि गेहूँ, चावल, जौ, तिल और क्या कहते हैं राई और बाजरा, ये सारी चीज़ों की खेती वो लोग कर रहे थे। ये लोग, इन लोगों ने वीविंग मतलब कॉटन को प्रोड्यूस करना, कॉटन को वीव करना, ये सारी चीज़ें भी सीख ली थी जो कि क्लॉथ इंडस्ट्री में आगे काम आएंगी।
उसके बाद दे आर ऑल्सो डूइंग एनिमल हस्बेंड्री, किसी भी पशुपालन, यानी कृषि के बाद दूसरी चीज़ आती है पशुपालन। पशुपालन में वो लोग जो जिन जिन एनिमल्स को टेम कर रहे थे, पालन कर रहे थे जिनका, वो थे ऑक्स, बैल, बहुत भारी मात्रा में बैलों के चिन्ह और दूसरी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, भैंस, सूअर, भेड़ और काउज या गाय, ये लोग जो है इम्पॉर्टेंट पशुओं के रूप में इनका पशुपालन कर रहे थे। उसके बाद आ जाइए कुछ इंडस्ट्रीज़ हमें जो स्पेशली 2 इंडस्ट्रीज़ दे डेवलप्ड। नंबर 1 इज़ द सूती वस्त्र उद्योग या कॉटन इंडस्ट्री, जिसमें वो कॉटन के सारे सेगमेंट इंडस्ट्री के डील कर रहे हैं। देखिए, वीविंग यानी कि बुनाई, स्टिचिंग यानी कि सिलाई, कलरिंग यानी रंगाई, एंड एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई, ये सारे ही मीन्स जो कॉटन इंडस्ट्री में होते हैं वो सारी चीज़ें वो फ्लोरिश कर रहे थे वहाँ पर, वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ ऐसी सील्स भी मिली हैं जिनमें कि हमें क्लॉथ के इम्बोज्ड या छपाई दिखती है, क्लॉथ उसमें लगा हुआ दिखता है, जो कि हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्लॉथ मेकिंग हो गई थी। परफ्यूम बनाने का भी आविष्कार इन लोगों ने किया है, डिस्टिलेशन के कुछ टूल्स मिलते हैं और ये परफ्यूम एक्सपोर्ट होता हुआ भी दिखता है, जिससे कि लगता है कि ये लोग परफ्यूम बनाना भी, इत्र बनाना भी जानते थे। इसके बाद आ जाता है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स तब होता है बच्चों जब व्यापार बहुत ऊपर उठ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यवस्थित रूप से व्यापार चले, उसके कुछ नियम बन चुके होंगे। इसमें नंबर 1 देखिए, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट लाइक वेट स्केल वर फाउंड, यानी कि बाट और पैमाना जिसके आधार पे चीज़ों को दिया या लिया जाता होगा, वो यहाँ पर डेवलप हो चुका था। ट्रांसपोर्टेशन जो था जल और थल दोनों मार्गों से हो रहा था। बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय पद्धति के द्वारा व्यापार करता हुआ मिल रहा था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है चीज़ों के बदले में चीज़ों को देना। इस पर मैं और भी बात आप लोगों को अपने लेक्चर में बताऊंगी। सम मेन इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, ये मैं पहले भी आपको लिखवा चुकी हूँ लेकिन इसको फिर से देख लीजिए। प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान, दे वर इम्पोर्टेड, ये लोग बुलवा रहे थे, मंगवा रहे थे या आयात करवा रहे थे। जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था उसमें कॉटन, स्पाइसेस यानी मसाले, परफ्यूम, इत्र, फ्रेगरेंट ऑफ हर्ब्स यानी कि सुगंधित औषधियाँ, ज्वेलरी आदि जो चीज़ें थी वो इजिप्ट और मिडिल ईस्ट के दूसरी सभ्यताओं को भेजी जा रही थी। सो इंटरनेशनल ट्रेड में हम ये सारी चीज़ें पहले भी देख चुके हैं। सो बाय दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर द टुडेज लेक्चर बच्चों। इसके बाद हम लोग कुछ और हिस्से डिक्लाइन का बचा हुआ है उसके लिए फिर से मिलेंगे। सो गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द योर कमिंग semester. Okay, bye.